सभी को नमस्कार। जैसा कि हम लोग CTET के पेपर 1 का PYQ कर रहे हैं और PYQ में वर्ष 2011 में आयोजित हुए CTET के गणित के कंटेंट वाले सवाल को देख रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में कल हमने 2011 के कुछ सवालों को किया। आइए आज हम उसके बाद जो सवाल बचा हुआ है उसको करते हैं बारी बारी से। तो आज का सवाल हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग सवाल लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने ये सवाल है कि दो सिंबल दे दिया है, दो फिगर दे दिया है, दो चित्र को देने के बाद पूछता है कि ये दोनों जो है एक इकाई का 3/4 प्रदर्शित करता है। ये दोनों एक इकाई का 3/4 प्रदर्शित करता है। तो 1.1/2 के लिए हम कितने इससे चित्र का उपयोग करेंगे? बात को समझिए। ऐसे ऐसे दो चित्र है तो इसको एक इकाई का 3/4 है, ठीक है। यदि 3/4 है तो 2 है, यदि 1.1/2 होगा तो कितना चित्र होगा? इन चारों में से आपको एक ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है। तो एक इकाई यहां पे क्या दिया हुआ है? वो दिया हुआ नहीं है, उसको हम लोग x मान लेंगे, लिखेंगे। जो चीज हमको पता नहीं होता है उसको हम लोग x मान लेते हैं। तो यहां हम लिखेंगे माना कि एक इकाई बराबर x है, एक इकाई बराबर x है। माना कि एक इकाई x है, माना कि एक इकाई x है। तो एक इकाई का 3/4, इसी को लिखिए, इसी को हम लिखते हैं। एक इकाई का 3/4, 3/4। एक इकाई का 3/4 क्या है? दो चित्र है, बराबर लिख देंगे दो चित्र, दो चित्र है। एक इकाई का 3/4 जो है दो चित्र है और हमने एक इकाई को क्या मान रखा है? x। तो इसके बदले में हम लिख देंगे x का 3/4। एक इकाई को हम क्या माने? x। तो इसके बदले में हम लिख दिए x का 3/4 बराबर दो चित्र, बराबर दो चित्र। अब x रहने दीजिए, का अर्थ होता है गुना और यहां है 3/4 बराबर हो गया आपको दो चित्र। ये दो किसको दिखा रहा है? चित्र को दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे? पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर कहने का यह अर्थ होता है कि इस साइड के संख्या को हम उस साइड ले जाएं या उस साइड के संख्या को हम इस साइड ले जाएं। तो हमको जरूरी है कि इकाई पता करना। तो इकाई हमने x माना है, तो इसको रखेंगे, बाद बाकी को दूसरे तरफ भेजेंगे। यानी कि बराबर से बाएं तरफ था तो हम दाहिने तरफ भेजेंगे। तो होता क्या है, जब दाएं से बाएं चाहे बाएं से दाएं आता है तो होता क्या है, प्लस जब जाता है तो माइनस हो जाता है और माइनस जब जाता है तो प्लस हो जाता है। गुना जब जाता है तो भाग हो जाता है और भाग जाता है तो गुना हो जाता है। ये कब? जब हम लोग पक्षांतर करते हैं, पक्षांतर करते हैं। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां 4 भाग में है। 4 क्या है? 4 क्या है? भाग में है। उधर जाके क्या हो जाएगा? उधर 2 पहले से है, भाग में यदि हो जाएगा गुना में, और ये गुना में है तो ये आगे हो जाएगा भाग में। यानी x बराबर हो जाएगा 2 चौके 8 और बटे 3। यानी इकाई जो था आपको, x जो इकाई था वो 8/3 है, 8/3 है। अब इसी इकाई पर इसका मान निकालेंगे हम। अब इसी इकाई पर इसका हम मान निकालेंगे। लिखेंगे अब x का 1.1/2, 1.1/2 कितना होगा? 1.1/2 कितना होगा? तो x रहने दीजिए, का भी रहने दीजिए। ये जो दिया हुआ है संयुक्त भिन्न में, इसको पहले हम लोग विषम भिन्न में बदल लेंगे। जो भी नए हमारे साथ छात्र जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो बेसिक क्लास चला है लगभग 1 महीने से, उसको आप लोग देख लीजिए, तो इन सारी चीजों में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 3/2, 3/2। x का मान कितना निकला है?
x का मान कितना निकला है 8/3, तो यहां रख देंगे 8/3 का मतलब गुना 3/2, 3 3 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, यानी हमको 4 चित्र ऐसा 4 चित्र जिसमें होगा वही आंसर होगा, यानी कि डी आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा डी। एक बार समझ लीजिए, और 2 चित्र ऐसा दे दिया है, कह रहा है कि ये 1 इकाई का 3/4 है, तो इसी इकाई का 1.1/2 क्या होगा। तो 1 इकाई हमको पता नहीं, हमने x मान लिया कि x के बराबर है, और ये जो लिखा हुआ हम इसको यहाँ पे लिख दिए। तो 1 इकाई को क्या माने हम x, इसके बदले में x लिख दिए, का रहने दिए, 3/4 दे दिए बराबर 2, यानी 2 क्या है 2 चित्र है। 3/4 भाग जो है 1 इकाई का 3/4 भाग 2 चित्र है। अब हम का अर्थ होता है गुना कर दिए। अब देखिए इन दोनों को हम उधर भेजे तो नीचे वाला ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, यानी जो गुना में है सो भाग में, जो भाग में है सो गुना में हो गया। तो इस तरीका से 2 चौके 8/3 हो गया, यानी x का मान 8/3। x क्या निकला है 1 इकाई का मान निकला है, यानी कि 8/3 का ही 3/4 इतना होता है। लेकिन हमको पता करना है कि 1.1/2 क्या होगा। तो हमने लिखा कि x का, अब जो x आ गया x का 1.1/2, तो x रहने दीजिए, का रहने दीजिए, इसको हम पहले बदले विषम भिन्न में, 2 एकम 2 1 3/2। x का मान कितना आया था 8/3, तो 8/3 रख दिए गुना 3/2 यहाँ पर है, 2 से 2 चौके 8 कट गया, 3 एकम 3 3 एकम कट गया, ये 4 चित्र हमको चाहिए। तो 4 चित्र, ऐसा ही 4 चित्र किसमें है डी में है। इसका मतलब है कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला सवाल है, इन दिनों दाम बढ़ने शुरू हो रहे हैं, जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे किसी चीज का दाम बढ़ रहा है। तो आपको निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ इस स्थिति का निरूपण करता है। तो ये ग्राफ आपको दे दिया गया है। मान लीजिए कि कीमत बढ़ रहा है प्रत्येक दिन 5-5 रुपया, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, ये 10 है, ये 15 है, ये 20 है और ये 25 है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए समय है, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ठीक है। इसी तरीका से हम इंडिकेट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे पहला दिन दाम देखते हैं कहाँ मिलता है, तो पहला दिन यहाँ दाम मान लीजिए 30 रुपया। दूसरा दिन देखते हैं दाम कितना जाता है, तो ये ग्राफ को यहां पर काटता है, यानी कि 10 रुपया। मतलब ये वाला ग्राफ जो है पहला दिन 30 रुपया और दूसरा दिन बता रहा है 10 रुपया, यानी कि ये 30 से 10 हो रहा है, घट रहा है। मतलब ये दाम बढ़ने का जो है सो ग्राफ सही नहीं है। यहां दूसरे तरीका से करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ दिन 1 2 3 4, मान लीजिए यहाँ पर देखेंगे पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। मान लीजिए दूसरा दिन देखते हैं, तो दूसरा दिन देखते हैं तो दाम आपको हो गया 20 रुपया के आसपास जाता है, 20 रुपया, ठीक है। लेकिन हम इससे आगे बढ़ते हैं, तीसरा दिन जाते हैं तो ये दाम यहाँ पर हो जाता है 35 रुपया काटता है ना। मान लीजिए 5वां दिन है, 5वां दिन बढ़ते हैं, मान लीजिए इसको यहीं पे काट देता है, यहाँ पे काटता है, तो यहाँ दाम हो गया आपको 15 रुपया। तो पहला दिन 20 रुपया, तीसरा दिन 35 रुपया, 5वां दिन 15 रुपया, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है 20 से 35 और 35 से फिर घट के 15 हो जाता है। यानी दाम ये बढ़ नहीं रहा है, एक बार बढ़ा फिर घट गया, लगातार नहीं बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ करा लगातार बढ़ रहा है, तो ये भी यहाँ पर नहीं आएगा। यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मान लीजिए कि दाम 5-10 करके बढ़ रहा है, 5 10 20 25 30 35। यहाँ दिन मान लीजिए 1 2 3 है। तो पहला दिन देखते हैं, ग्राफ को यहाँ पर काटता है, पहला दिन इसका दाम है 35 रुपया। दूसरा दिन जब ग्राफ को हम देखते हैं कहाँ काटता है, इधर से और इधर से मिलाते हैं, तो ये दाम हो गया 30 रुपया। यानी यहाँ पे दाम घटने का चल रहा है ना। तो ये भी लगातार दाम बढ़ नहीं रहा है। पहला दिन और इधर ग्राफ को यहाँ पे काटते हैं, लंबवत काटना है, तो ये 35 पर लंबवत मिलता है। दूसरा दिन इधर से गए और इधर से देखते 30 पे, यानी कि पहला दिन
35 है तो दूसरा दिन 30 हो जाता है, यानी ये 5 पे घट ही जाता है, ये घटने का हो गया। मतलब इन तीनों में कोई भी लगातार दाम बढ़ने का ग्राफ नहीं है। यहां हम लोग देखते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, यहाँ 25 है, यहाँ 30 है, यहाँ 35 है। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। तो पहला दिन जब हम देखते हैं ग्राफ कहाँ काटता है, तो पहला दिन 10 रुपया में काटता है पहला दिन। और दूसरा दिन देखते हैं तो ये ग्राफ आपको 25 पर जाता है, 10 से 25 हो गया। तीसरा दिन देखते हैं तो ये आपको चल जाता है 30 के आसपास। फिर चौथा दिन देखते हैं तो चल जाता है आपको 35 से भी ऊपर 40 के आसपास चल जाता है। यानी ये जो ग्राफ है, ये जो ग्राफ डी है, ये लगातार दाम बढ़ने का ग्राफ है, ये लगातार दाम बढ़ने का ग्राफ है। इसका मतलब है कि आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, जो लगातार कीमत को बढ़ने का संकेत करता है ना। यानी कि ग्राफ बढ़ते जा रहा है, यानी कि इधर से भी दूरी बढ़ रही है, उधर से भी दूरी बढ़ रही है, ये लगातार बढ़ने का संकेत होता है। तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित तालिका को ध्यान से देखिए। स्टेशन का नाम दिया हुआ है, आगमन, निगमन, निकलता है, आगमन पहुंचता है, निगमन निकलता है, आगमन आता है। एक बस जो है, बस नंबर 1 जो है, नई दिल्ली से 19:15 यानी कि शाम के 7:15 में, यानी शाम के 7:15 में ये बस खुलती है। फरीदाबाद पहुंचती है 20 यानी कि 8:12 माइनस कर दीजिए, 8:22 पे, और 8:37 पे वो वहां से खुल जाती है। और ठीक 12:40 पे, डबल जीरो मतलब 12 बजे रात्रि में ये वहां पहुंचती है, 12:40 पे। आप बीच में कितना रुका वो सब मत देखिए, खुली कितने बजे, पहुंची कितने बजे। बस दूसरा 12:30 में खुलती है और रात के 12:30 में खुलती है, और यहां शाम के 12:30 यानी दिन के 12:30 में खुलती है, रात का 12:30 तो डबल जीरो रहता, 12:30 में खुलती है और 6:10 में शाम में पहुंचती है। यहां पर शाम के 4:45 में खुलती है और रात के 9:55 में पहुंचती है। तो आपसे ये पूछ रहा है कितना कम समय लेता है, कौन बस सबसे कम समय लेता है। तो सीधा लिखेंगे बस 1 द्वारा लिया गया समय, बस 1 द्वारा लिया गया समय। इसको इजियर तरीका से ऐसे बनाइए, बिल्कुल सही। खुलने का और पहुंचने का समय देखिए, बीच में कहां रुका, फरीदाबाद में कितना देर रुका, वो सब मत देखिए, क्योंकि टोटल आपसे पूछा जा रहा है कि नई दिल्ली से मथुरा, स्पष्ट लिखा हुआ नई दिल्ली से मथुरा देखना है। तो कितने बजे खुली, कितने बजे पहुंची, सिर्फ वो देखिए। तो 9:15 में खुली है, फिर 19:15 यानी 7:15 में खुली है। तो 7:15 में खुली है और यहां आते आते 12:40 हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, 19:15 में खुलती है और यहां 12:40 में, यानी कि 24 ऐसे मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, ऐसे कीजिए। 19 है और 12 बजे रात में पहुंचती है। तो इसको एक काम कीजिए, 19 से देखिए कितना आगे हम बढ़ रहे हैं। तो 19 अगला हो जाएगा 20, 21, 22, 23 और 12:24 मान लीजिए, तो 5 घंटा। ठीक है, 5 घंटा जाता है तो यहां कितना हो जाएगा, 5 घंटा जाता है तो यहां हो जाएगा आपको 24:15, यानी कि 24 को आप 00:15 कर सकते हैं। और 25 मिनट और अधिक लग रहा है, 40 में पहुंचता है ना, तो 15 से 15, 19:15 से 24:15, 5 घंटा। और अभी यहां पर 40 मिनट है, यानी कि 15 मिनट तो चलिए इसमें आ गया, लेकिन 25 मिनट यहां बच रहा है, यानी कि इसमें 25 मिनट आप और ऐड कर दीजिए। यानी ये कुल समय लिया 5 घंटे 25 मिनट का समय लेता है। नहीं समझे, ऐसे समझिए। 7:15 में खुली, ठीक है, हम 45 मिनट और दे देंगे, हम 45 मिनट और दे देंगे। कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। 8 से 4 घंटा सीधा 12, 4 घंटे। फिर यहां पर 40 मिनट लेता है, 40 मिनट लेता है। टोटल को जोड़िए, है ना, यहाँ घंटे तो ठीक है, 2 9 मिनट को जोड़ लीजिए,
ये हो जाएगा 4 घंटे प्लस 45 और 40 यानी कि 85 मिनट। हम जानते हैं कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, इसमें से 60 निकाल लेंगे, 4 घंटे 60 निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 1 घंटे हो जाएगा, और 60 जब निकालेंगे तो 25 मिनट यहाँ बच जाएगा। यानी ये आपको हो गया 4 1 5 घंटे 25 मिनट। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। यानी बस 1 द्वारा लिया गया समय 5 घंटे 25 मिनट। अब बस दूसरा द्वारा लिया गया समय, बस 2 द्वारा लिया गया समय खुलती है कितने बजे? 12:30 पे। पहुंचती कितने बजे है? 18:10 पे। 18:10 पहुंचती है तो खुलती है कितना? 12:30 पे। इसको माइनस करके देख लीजिए, शून्य आ जाएगा। यहां से लेंगे, कैरी करेंगे, 1 में से तो माइनस होगा नहीं, यहां से कैरी करेंगे घंटा में से, कैरी कर रहे हैं घंटा में से, तो सब यहाँ पे 18 है तो 1 कैरी कर लेंगे, यहाँ कितना बचेगा 17, और यहाँ पे आएगा तो 1 दहें 60, 1 दहें 60। ऐसे ऐसे दिक्कत हो जाएगा। रुकिए हम इसको सिंपल तरीका से करते हैं। यहाँ पर 1 दहें 10 नहीं आता है, सिंपल तरीका से हम लोग कर लेते हैं, है ना। बहुत ही आसान सवाल है, सिंपल तरीका से करते हैं। 12:30 में खुली और पहुंचती है 18:10 में, यानी कि 12 6 18। यदि 6 घंटा लेती तो यहाँ पर 18:30 होता, तो 6 घंटा में 20 मिनट कम ही लिया, 6 घंटा में 20 मिनट कम, यानी कि 5 घंटा 40 मिनट ये लेता है, 5 घंटा 40 मिनट लेता है। ठीक है। अब यहां देखिए 4:45 में खुली है और 21:55 में पहुंचता है। ठीक है। 21:55 में बस 3 द्वारा, बस 3 द्वारा क्या है कि 21:55 में पहुंचती है और 16:45 में ये खुलती है। क्लियर है। तो ये हो गया आपको 5 घंटा 10 मिनट, ये हो गया आपको 5 घंटा 10 मिनट। तो बस एक लेती है 5 घंटा 25 मिनट, दूसरी बस लेती है 5 घंटा 40 मिनट, और तीसरी बस लेती है 5 घंटा 10 मिनट। आप इसको इजियर तरीका से निकाल लीजिए। ठीक है ना। 9:15 में खुली, 12:40 में पहुंची, यानी कि 5 घंटे 25 मिनट एक्स्ट्रा लग गया, 5 घंटे 25 मिनट। यहां से इसको माइनस किए तो 20 मिनट यहां पर कम समय ले रहा है, ये 30 यहां होता तो एग्जैक्ट 6 हो जाता, 20 कम है यानी कि 6 घंटे में 20 मिनट कम, यानी 5 घंटे 40 मिनट। यहाँ 4:45 में खुलती है और पहुंचती है 9:55 में, तो इसको सीधे माइनस कर दीजिए। 21:55 में से 16:45 माइनस कर दीजिएगा, 5 घंटे 10 मिनट, यानी कि 5 घंटा 40 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट, 5 घंटा 25 मिनट, यानी बस 3 द्वारा कम समय लिया गया, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी इसका आंसर डी सही है। ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आपके सामने अगला सवाल है कि माचिस की तीलियों से बने निम्नलिखित पैटर्न की जांच कीजिए। देखिए माचिस की तीली लेके कोई बच्चा एक त्रिभुज बनाता है, एक इधर से रखता है, इधर से रखता है, इधर से, एक इधर से, फिर बीच में 2 रख देता है। तो इस तरीका से ये त्रिभुज का निर्माण हो जाता है। और इसमें लगभग 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 तीलियों की आवश्यकता होती है। दूसरे पैटर्न में ये तो 6 है ही, और इसमें 1 2 3 4 यानी 4 और दे देता है, तो इस तरह का पैटर्न बन जाता है, यानी कि यहाँ पे 6 4 10 लग जाता है। दूसरा पैटर्न में 10। तीसरा में क्या होता है कि फिर 4 1 बढ़ जाता है, 6 4 4, यानी कि यहाँ पर 14 तीली लग जाता है। तो पहला पैटर्न में 6, दूसरा में 10, तीसरा में 14, और इसके बाद चौथा जो होगा तो उसमें फिर 4 बढ़ जाएगा। त्रिभुज में 6, उसके बाद फिर 4, और उसके बाद फिर 4, यानी 4 4 करके वो बढ़ते जाता है। तो पहला पैटर्न में 6, उसके बाद 4 4 बढ़ते जाता है। तो कहता है यदि पैटर्न निरंतर जारी रहे तो 15वें चरण में, के चरण में 15वें चरण में, तो पहला पैटर्न में 6, दूसरा पैटर्न में 4 बढ़ा, दूसरा पैटर्न में 4 बढ़ा, तीसरा पैटर्न में फिर एक बार 4 बढ़ा। तीसरा पैटर्न में क्या हुआ, यहां देखिए समझ जाइएगा, 6
यहाँ पर 6 + 4 हो गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 6 + 4 4 हो गया। ठीक है, अगला पैटर्न जो होगा फिर इसी में 4 बढ़ जाएगा, यानी ये चौथा पैटर्न होगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि दूसरा पैटर्न में एगो 4 बढ़ता है, एगो 6 रहता ही रहता है। तीसरा पैटर्न में एगो 6 रहता है, 2 4 बढ़ता है। चौथा पैटर्न में क्या होगा, एगो 6 रहेगा, 3 4 बढ़ेगा। पैटर्न को समझिए, पहला पैटर्न 6 रहेगा ही रहेगा, दूसरा पैटर्न में ये 6 तो है ही, 1 4 बढ़ जाएगा। ठीक है, तीसरा पैटर्न में 1 6 तो रहेगा ही रहेगा, 2 4 बढ़ जाएगा। चौथा पैटर्न में 1 6 रहेगा, 3 4 बढ़ जाएगा। मतलब समझिए कि तीसरा पैटर्न 2 ये और 1 ये फिक्स है, 1 ये फिक्स है, चौथा में 3 ये बढ़ जाएगा, दूसरा में 1 ये रहेगा, 1 ये रहेगा, यानी कि पैटर्न जो बढ़ता है तो 4 बढ़ते जाता है। तो दूसरा पैटर्न में 1 4, तीसरा पैटर्न में 2 4, यहाँ 1 4, यहाँ 2 4, तो चौथा में 3 4, पांचवा में 4 4, छठा में 5, यानी 1 कम होते जाएगा, है ना। तो लिखेंगे 15वें चरण में आवश्यकता, 15वें चरण में तीलियों की आवश्यकता, तीलियों की आवश्यकता, तीलियों की आवश्यकता। 1 6 तो फिक्स ही रहेगा, ये तो रहेगा ही रहेगा। 15वां चरण है तो 14 को 4 और चाहिए, यानी 14 को 4 चाहिए, 14 गुने 4 हो जाएगा, यानी 6 + 14 चौके 56, यानी कि 62 तीलियों की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो 1 6 तो फिक्स है, फिर दूसरा पैटर्न में 4 4 बढ़ते जाता है। हमको जाना है 15वें चरण तक, यानी 14 को 4 चाहिए, 1 को 6 चाहिए, 14 1 15 पैटर्न हो गया। 15 पैटर्न में पहुंच गए। 1 6 फिक्स है और 14 को 4, तो 14 चौके 56 और 6 62 तीलियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ये तो हो गया आपको सिंपल तरीका। दूसरा एक तरीका है जो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, उसको बोलते हैं एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। थोड़ा सा हम हिंट्स कर देंगे। पहली संख्या 6, दूसरी संख्या 10, तीसरी संख्या 14, तो T15 क्या होगा, है ना। तो इसमें A होता है पहली संख्या और D होता है कॉमन डिफरेंस। अगला से एक पहले को घटाइए, 14 में से 10 घटाइए, कितना हो गया 4, या 10 में से 6 घटाइए, कितना हो गया 4। डी का मान यहाँ कितना हो गया 4। आपको चाहिए T15, इसका सूत्र होता है T15 चाहे A15, इसका सूत्र होता है A प्लस n-1 इंटू डी। इसका सूत्र ये होता है, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, n मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। पैटर्न कौन सा है, 15वां है ना, यहाँ n 15 ही हुआ, तो लिखेंगे हम यहाँ पे T 15वां कितना होगा, तो A का मान 6 प्लस n का मान 15 घटा 1, D का मान कितना आया 4। ये आपको हो जाएगा 6 प्लस 15 में से 1 गया, 14 गुने 4, यानी पहले गुना क्रिया हो जाएगी 6 प्लस 14 चौके 56। देखिए इस हिसाब से भी आपको 62 ही होगा आवश्यकता, है ना। ये थोड़ा सा आपको लेवल हाई है, थोड़ा सा आपका लेवल ऊंचा है, बस 10th का सवाल है ये। पहले हम लोग आईएससी में इसको पढ़ते थे, अब 10th में इसको कर दिया गया है। तो ये एपी का सवाल था, इसको आप सिंपली समझिए, एक फिक्स रहेगा और जितना बार 4 बढ़ेगा। 15वां पैटर्न में 14 को 4 चाहिए, तो 14 गुने 4 आ गया। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। कहता है कि एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पासे में सही होगा। विपरीत मतलब ठीक उल्टा, विपरीत मतलब ठीक उल्टा। और पासा क्या होता है, पासे क्या होते हैं, हम लोग जब लूडो खेलते हैं, हम लोग जब लूडो खोलते हैं तो उसमें एक पासा फेंकते हैं, है ना। पासा फेंकते हैं, उसमें से 1 से लेके पासा में जो है 1 2 3 4 5 6, इसको अपने भाषा में छग्गा बोलते हैं। हम लोग का रीजनल लैंग्वेज क्या है, छग्गा, है ना। लूडो में छग्गा जो होता है ना, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हिला के फेंकते हैं और देखते हैं जितना अंक आता है उतना हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो वो पासा जो है उसका विपरीत फलक, उसका विपरीत फलक, मतलब ऊपर ले रहे हैं तो ठीक नीचे, इस साइड से ले रहे हैं तो ठीक इस साइड से, इधर से ले रहे हैं तो इस साइड से, तो ठीक विपरीत जो है जो भी संख्या है उसको जब हम जोड़ते हैं तो 7 प्राप्त होता है। कितना होता है? 7 प्राप्त होता है। तो इनमें से कौन सा वो पासा है? तो पासा में 1 से लेकर 6 तक होता है और उसमें हमको 7 प्राप्त करने के लिए क्या होगा? विपरीत में यदि 6 रहेगा तो अगले तरफ 1 होना चाहिए, एक तरफ 1, इसके ठीक उल्टा में 6 रहना चाहिए, है ना? या एक तरफ 6 है तो उसके उल्टा में 1 होना चाहिए, तभी ये 7 आएगा, तभी ये 7 आएगा। दूसरे स्थिति में यदि एक तरफ 2 है तो दूसरी तरफ 5 आना चाहिए, यदि एक साइड 2 है तो उसके ठीक उल्टा साइड में 5 आना चाहिए, या यदि 5 है तो अगले साइड में 2 आना चाहिए, तब जाके ये 7 आएगा। तीसरी स्थिति ये बन सकती है कि एक तरफ 3 दूसरी तरफ 4, एक तरफ 3 दूसरी तरफ 4, या फिर उल्टा एक तरफ 4 एक तरफ 3, तभी ये हमको 7 प्राप्त होगा। ठीक है ना? 1 के उल्टा में 6, 2 के उल्टा में 5 और 3 के उल्टा में 4 आना चाहिए। तो हम लोग मान लीजिए ये 6 का 6 फलक को फैला दिए, ठीक है। अब इसको जब हम मोड़ते हैं ये नीचे जाता है, ये ठीक नीचे जाता है और ये भी ठीक, ये बीच में मान लीजिए रखते हैं, इसको ऐसे करते हैं तो इसके अपोज में ये आ गया, तो 2 1 3 ही होता है, ठीक है। इसके मान लीजिए इसको हम ऐसे दबाते हैं, इसको ऐसे हम दबाते हैं, ये ऊपर रखते हैं तो ये चल जाएगा इस साइड, ये चल जाएगा इस साइड, तो ये 2 1 3 हो गया, ठीक है। तो ये 7 नहीं होता पूरा। अब आगे देखते हैं हम लोग, मान लीजिए यहाँ पे इसको मान लीजिए हम बेस बनाते हैं, इसको ऐसे रखते हैं तो ये ऊपर रहेगा, ये दोनों नीचे जाएगा, तो 5 3 8 हो जाता है। यहाँ पर जब हम इसको दबाते हैं, इसको भी दबाते हैं तो 4 3 7 तो यहाँ आ जाता है, लेकिन यहाँ इसके अपोज में 6 है, 6 5 6 11 आ जाता है, ये नहीं हो पा रहा है। यहां पर देखिए इसको हम लोग क्लोज करते हैं, ऐसे बंद करते हैं, तो ये दोनों को हम लोग ऐसे करते हैं, एक को ऊपर रखते हैं, दोनों को दबाते हैं तो 5 और 2 7 आ जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, जब इसको हम ऐसे दबाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे तो ये दोनों जगह दोनों साइड जाएगा, दोनों विपरीत जाएगा तो 5 2 7, यहां भी दोनों विपरीत जाएगा तो 4 3 7 आ जाएगा, और ये चला जाएगा सबसे नीचे, यानी 1 के नीचे चला जाएगा, ये तो 6 1 7 हो गया, 4 3 भी 7 हो गया और 2 5 भी 7 हो गया। इस तरीका से हम कह सकते हैं कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी, पासे में विपरीत फलकों को जोड़ते हैं तो हमें 7 प्राप्त होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। या आपको थोड़ा सा परेशानी हो रही है तो इसी तरीके का काट लीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके का आप एक बार काट लीजिएगा और उसको फिर से पासा बना के देखिएगा, तो यहां पर दोनों नीचे जाएगा, जैसे ये है ना, ये नीचे जाएगा, ये जब नीचे जाएगा, ये जब नीचे जाएगा तो ये दोनों हो जाएगा एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, तो 5 2 7। यहाँ ये इसको हम बेस माने तो ये भी दोनों नीचे जाएगा, तो ये दोनों 4 3 भी 7 हो जाएगा, और ये सबसे ऊपर है, ये सबसे नीचे चला जाएगा तो 6 1 7 हो जाएगा। तो यहां पर तीनों के विपरीत में 7 आता है और जगह 7 नहीं आ रहा था, ठीक है ना। इसको यदि बेस मानेंगे, इसके विपरीत इधर 2 जाएगा, इधर 1 आएगा, 2 1 3 होगा। ये 6 जब सबसे नीचे जाएगा तो 6 3 9 हो जाएगा, ये भी नहीं होता है। इधर मैंने करके देख लिया, इसको बेस बनाएंगे तो ये दोनों साइड जाएगा, तो 3 और 4 7 तो होता है, लेकिन ये दोनों जो साइड जाएगा तो 6 5 11 हो जाता है, और ये सबसे नीचे जाएगा तो 2 1 3 ही होगा। यहां भी हमने करके देख लिया, मान लीजिए 3 को बेस बनाएंगे तो 3 के अपोनेंट्स में 1 इधर 2 इधर, तो 2 1 3 ही होता है ना। तो ये आपको फुलफिल नहीं करता है, फुलफिल करता है आपको बी, यानी बी आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके सामने अगला सवाल है कि भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय, मतलब तुलना वही हुआ कि मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन दोनों बराबर है, दो भिन्नों में कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन बराबर है। भिन्नों की तुलना पढ़ाते समय जिसमें अंश समान है, अंश क्या है? समान है, जैसे 3/5 और 3/7, तो ये दोनों समान है, और रोहित की प्रतिक्रिया से क्या आता है कि सर अंश समान है, ऊपर वाला अंश जो है वो समान है,
और यहां हम देख रहे हैं कि हर में 7 जो है 5 से बड़ा है, इसका मतलब 3/7 ही बड़ा है, जो कि बिल्कुल सही तो नहीं है। लेकिन वो कह रहा है कि सर अंश बराबर है ना। तो नीचे में जो हर है वो हर में 7 बड़ा है, तो 3/7 ही बड़ा है 3/5 से, है ना। तो हम जब भिन्न बता रहे थे आपके बेसिक कंसेप्ट में, वहां इस चीज की चर्चा हम बहुत अच्छे से किए हैं, है ना। कि ऊपर में जो होता है वो भाज्य होता है, ऊपर में जो होता है वो भाज्य होता है। क्या होता है? भाज्य होता है। और नीचे जो होता है वो भाजक होता है, ठीक है ना। अंश बटे हर। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले किसी भी भिन्न को समान भिन्न में लाते हैं, समान भिन्न में लाते हैं, तब उसका हम लोग छोटा बड़ा का डिसीजन लेते हैं। मतलब क्या करते हैं हम लोग, पहले हर को समान करते हैं, हर को समान करते हैं, हर को समान करते हैं, और उस समय जो ऊपर बड़ा होता है, यानी अंश जिसका बड़ा होता है वो बड़ा होता है, ठीक है। ऐसी स्थिति में इसका अर्थ ये हुआ कि 3 बीघा जमीन 5 भाई बराबर भाग बांटेगा, यहां भी 3 बीघा जमीन है 7 बराबर भाई बांटेगा, तो किसको कम पड़ेगा? ऑलरेडी जहां भाई की संख्या कम है वहां अधिक पड़ेगा, जहां भाइयों की संख्या ज्यादा है वहां कम पड़ेगा। ये कंसेप्ट यहां बनता है। लेकिन वो जस्ट अपोजिट कंसेप्ट ले लिया, वो कंसेप्ट ले लिया कि 5/3 और 5/7/3। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम यहां पे इंडिकेट करेंगे। मान लीजिए 2 भिन्न है, 5/3 और यहां पर है 7/3। ठीक, इसको उल्टा लिखते हैं हम लोग, 3/5 और अगला लिखते हैं 3/7। दोनों में अंतर देखिए, ये समान भिन्न में है, दोनों का हर जब बराबर है तो ये समान भिन्न में है। ऐसा भिन्न जब समान भिन्न में होता है तो उस समय जो ऊपर बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है सो छोटा है। तो यहाँ 5 कम है, यहाँ 7 अधिक है, और नीचे में हर बराबर है, तब ये संख्या बड़ी है, तब ये जो है बड़ी है। ये कब? जब भिन्न समान भिन्न में रहे, हर जो है बिल्कुल बराबर हो तब। जब हर बराबर नहीं होता है तो हम लोग हर को बराबर करके देखते हैं। लेकिन यदि यहाँ पर अंश ही बराबर है, अंश ही बराबर है, यानी संपत्ति, ऊपर में संपत्ति होता है, नीचे में भाई की संख्या होता है। हमने भिन्न का जिस दिन शुरुआत किया था उस दिन इस पर अच्छे से चर्चा किया था, है ना। तो यहाँ संपत्ति बराबर है, बांटने वाले बराबर, बांटने वाले यहाँ 5 बराबर भाग बटेगा, यहाँ 7 बराबर भाग बटेगा, संपत्ति ऊपर में बराबर है। तो सिंपल सी बात है, जहां पे अधिक भाई है वहां कम पड़ेगा, जहां कम भाई है वहां अधिक पड़ेगा, यहाँ पे ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये लड़का कह रहा है ठीक उल्टा। सवाल है ये, कंसेप्ट लगा रहा है, ये बात को समझिए। सवाल है आपको ये, कंसेप्ट लगा रहा है ये वाला, यानी उसको क्या जानकारी नहीं है ना। क्या कमी है रोहित में? तो रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है। अभ्यास कराएंगे तब तो करेंगे, कर तो रहे ही अभ्यास आपके साथ, है ना। उनको अभ्यास तभी न कराएंगे, आज तो आप चर्चा ही किए हैं, आज आप तुलना उसको पढ़ा ही रहे हैं, तो अभ्यास कब कर लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि उसमें अभ्यास की कमी है, रोहित ने अच्छी तरह अभ्यास नहीं किया है, ऐसा नहीं है। रोहित को भिन्नों के परिणाम की समझ नहीं है, यहाँ परिणाम से कोई मतलब ही नहीं है, अभी हम परिणाम निकालने के बारे में बोल ही रहे हैं। रोहित अंश और हर की अवधारणा नहीं जानता है, नहीं, अंश और हर की अवधारणा रोहित जानता है, क्योंकि खुद कह रहा है कि अंश समान है, अंश के बारे में वो बात कर रहा है, लेकिन अंश और हर की जानकारी इसको है। रोहित तुल्य भिन्नों की अवधारणा नहीं जानता है, यही सही होगा, ये सही होगा, क्योंकि उनको ये पता नहीं है कि ऊपर में भाज्य है, नीचे में भाजक है। हम इसको ऐसे बताते हैं कि ऊपर संपत्ति है और नीचे भाइयों की संख्या है, नीचे भाइयों की संख्या है ना। यानी हम इसको बताते हैं भाज्य बटे भाजक, भाज्य बटे भाजक। ऊपर में बोलते हैं संपत्ति और नीचे में बोलते हैं भाइयों की संख्या। इसके आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो इनको तुलना करने के लिए कि कब कौन सा बड़ा होगा और कब कौन सा छोटा होगा, जब अंश समान होगा, जब अंश समान होगा तो हर जिसका कम होगा वही बड़ा होगा, जब हर बराबर होगा तो जिसका अंश ज्यादा होगा वही बड़ा होगा। इनको इसी चीज की कमी है। तो ऐसी स्थिति में आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, डी बिल्कुल सही है। बाद बाकी तीनों से डी बिल्कुल सटीक बैठता है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए एक और सवाल है, भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। मास्टर साहब जब कॉपी चेक कर रहे थे तो वो देखते क्या है कि 1/2 और 1/3 को बच्चा क्या किया है, सिंपली इसको जोड़ के 1 1 2 कर दिया है और 2 और 3 5 कर दिया है। अब उस बच्चा में सुधार लाने के लिए शिक्षक क्या करेंगे? ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। लघुत्तम समापवर्त लसो की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करेंगे। बच्ची से कहेंगे कि वह अधिक से अधिक अभ्यास करे। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी हो जाएगी वो समझ जाएगी। प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करें। इसमें एक लग रहा है कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट उनके लिए सही होगा, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक तरफ से देखते हैं, प्रत्येक भिन्न के परिणाम को समझने में बच्ची की सहायता करें। अब प्रत्येक में सहायता करने की आवश्यकता नहीं है, एक तरीके का सहायता आप यदि एक तरीके का पैटर्न वो बच्चा समझ जाएगा तो वो उस तरीके के सारे पैटर्न बच्चा ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। इसलिए प्रत्येक भिन्न में उसको मदद करने की आवश्यकता नहीं है, एक पैटर्न वो समझ जाएंगे इसको कैसे करना है, तो इस तरीके के सारे सवाल वो बच्चे खुद कर लेंगे। ठीक है ना, तो ये एप्रोप्रिएट इसका आंसर नहीं लगता है। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप शिक्षक हैं, आप उनके लिए एज ए मार्गदर्शक हैं, तो हस्तक्षेप तो करना ही है ना, क्योंकि बच्ची जैसे ही बड़ी होगी वह समझ जाएगी। अब उसके बड़ी होने का आप इंतजार कीजिएगा तो मालूम चलेगा बच्चा पढ़ना ही तब तक बंद कर दिया, क्योंकि उसको पढ़ाई बोझिल लगेगा कि मेरा सवाल सही होता ही नहीं है, बार बार पढ़ाई उससे उनका लिंक टूटते चला जाएगा। इसीलिए हम उसके उम्र के सापेक्ष उनमें सुधार की जो भी उपचारात्मक व्यवस्था होगा वो हम करेंगे। उनके बड़े होने का हम इंतजार, उनके बड़ी होने का हम इंतजार नहीं करेंगे। इसमें अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, हस्तक्षेप करेंगे। बच्ची के उम्र सापेक्ष जो भी उपचारात्मक व्यवस्था होगा वो हम करेंगे, ये भी अप्रोप्रिएट नहीं है। बच्ची से कहेंगे कि वो अधिक से अधिक अभ्यास करें। अभ्यास तभी नहीं करेगी बच्ची जब उनको कंसेप्ट समझ में आएगा कि आखिर करना क्या है, तो ये भी उचित एप्रोप्रिएट नहीं लगता है। अब एक बच गया है लघुत्तम समापवर्त यानी एलसीएम, यानी एलसीएम की अवधारणा को समझने में बच्ची की सहायता करेंगे। ये हमको बिल्कुल सही लगता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए में आप लोग टिक मार के सीधा नेक्स्ट कर देंगे। यहां पे कैसे करेंगे, बच्ची को बताएंगे देखो बाबू, एक चीज और आप लोग कीजिएगा कि हम जिस समय भिन्न बताए हैं ना, मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लास में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भिन्न को एक बार जरूर देख लीजिए। हमको लगता है कि पूरा भिन्न पढ़िएगा ना, तब 2011 के क्वेश्चन में 4 भिन्न से सवाल है। एक बार आप लोग भिन्न जरूर पढ़ लीजिए, बेसिक कंसेप्ट मेरे ही वीडियो सेक्शन में वहां बेसिक कंसेप्ट है, वहां पे एक बार आप लोग वीडियो जो मतलब मेरा जो क्लास लोड है भिन्न का, जहां से मैंने भिन्न शुरू किया, जरूर देख लीजिए, बहुत फायदे होगा। हमको लगता है बहुत फायदेमंद में आप रहिएगा। यहां हम बच्चों को बताएंगे बाबू जोड़ने तो जा रहे हो, लेकिन दोनों का हम हर देखेंगे। हर क्या है, हर अलग अलग है। हर अलग अलग है तो इसका मतलब ये कौन सा भिन्न हो गया, बिल्कुल सही, असमान भिन्न हो गया। क्या हो गया, असमान भिन्न। वह भिन्न जिसका भिन्न समान नहीं हो असमान भिन्न होता है। तो अब इसको जोड़ना है तो करेंगे क्या, तो पहले इसको समान भिन्न में बदलेंगे। समान भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो दोनों जो हर है, जो भी हर है, इसका हम लोग पहले एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे, फिर हम लोग सारे हर को बराबर करेंगे, इक्वल आएगा, तब हम लोग जोड़ क्रिया में आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग समान भिन्न और असमान भिन्न भी हम वहां चर्चा किए हैं, है ना। तुल्य भिन्न या बराबर भिन्न, समान भिन्न में क्या अंतर है, वो सब हम सारा वहां चर्चा किए हैं। आप एक बार देख लीजिए वहां पे। तो मेरे समझ से इसका एप्रोप्रिएट आंसर ए होगा कि हम बच्चों को पहले बताएंगे ये असमान भिन्न है, समान भिन्न में लाना है। समान भिन्न में कैसे आएगा, तो एलसीएम से आएगा। ठीक है ना, तब जब समान भिन्न में आता है तब हम लोग जोड़ घटाव की क्रिया हम लोग करते हैं। तो ये बिल्कुल सटीक है। ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि आज हमने 2011 का कंटेंट संबंधित जो भी सवाल था वो हमने किया, फिर हम अगले क्लास में आपको धीरे धीरे इसी तरीका से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, यदि क्लास में कोई तरह की कमी नजर आती है ना, या कोई तरह का सुझाव है, तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। और यदि क्लास अच्छा लगता है तो आप शेयर जरूर करें। और दूसरी बात, जिनको लगता है कि मेरा मैथ बहुत कमजोर है वो बहुत ज्यादा सरदर्द मत लीजिए,
कि मेरा मैथ बहुत ज्यादा कमजोर है। आपके इतना सरदर्द लेने से आपके 1-2 नंबर घट ही जाएंगे। आप माइंड फ्री होके मेरे क्लास के वीडियो में जाके बेसिक देख लीजिए। और हम 2011 से शुरू किए हैं। यदि इसमें से 5-10 सवाल भी एक तरह का मिल जाएगा तो आपका बेड़ा पार है। ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ज्यादा टेंशन में नहीं रहना है। बिंदास होके पढ़िए, रिलैक्स होके पढ़िए, प्रेशर लेके मत पढ़िए। ठीक है, यहां तक आप लोगों को क्लास देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।